नमस्कार। गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जल संसाधन पढ़ेंगे। जल संसाधन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीवन में जल का एक बहुत ही अधिक महत्व है। कहा भी जाता है जल है तो कल है, या फिर सेव वाटर सेव लाइफ, सेव लाइफ सेव वाटर, है ना। तो इसी अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। इस पर जो भी टॉपिक ये हम पढ़ा रहे हैं बच्चों इस चैप्टर में, वो आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो मैट्रिक का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है उसके प्रश्नों को देखते हुए पढ़ा रहे हैं। किन पॉइंट से वो प्रश्न करते हैं इस चैप्टर में, किस कौन कौन सा प्रश्न जो महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारा चीज इसमें हम पढ़ाएंगे। और एनसीईआरटी सीबीएसई के हिंदी माध्यम के छात्र को भी इससे बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं और इसमें देखेंगे कि सबसे पहले कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन सा टॉपिक। ठीक है, जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है आपको जल स्रोत। पहला टॉपिक जो है बिंदु जल स्रोत, जल स्रोत। ठीक है, दूसरा है जल संसाधन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तीसरा बिंदु है जल संसाधन का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। चौथा बिंदु है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट। उसके बाद जो पांचवा बिंदु है जल संसाधन, वाटर क्राइसिस, जल संकट, वाटर क्राइसिस। उसके बाद अगला बिंदु जो हम लोग पढ़ेंगे जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। उसके बाद वर्षा जल संग्रहण एवं उसका पुनः चक्रण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग। अगला जो बिंदु रहेगा सोन परियोजना एक अध्ययन, सोन प्रोजेक्ट ए केस स्टडी। और सबसे आखिरी में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में आ चुका है। एग्जाम में प्रश्न उसको देखेंगे या जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। और जैसे जैसे टॉपिक पढ़ाएंगे वहां भी हम क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, वो भी आप देखते जाएंगे। कुछ प्रश्नों का उत्तर भी हम दे देंगे और कुछ प्रश्न आपके लिए हम छोड़ जाएंगे होमवर्क के रूप में। अगर जो आप वो सॉल्व करेंगे तो बेहतर है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसका कोई इस क्वेश्चन का आंसर हमें लिख दें, तो उसका भी एक अलग से मैं वीडियो बनाकर ले आऊंगा। आज जो है इसमें से चार बिंदु पर हम लोग अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट 4 बिंदु जो है अगले क्लास में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला है जल के स्रोत, जल के स्रोत, सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, जैसा कि हम लोग संसाधन के विषय में पहले पढ़ चुके हैं, संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं, उसी में एक महत्वपूर्ण है जल संसाधन। ठीक है, तो जल संसाधन किस प्रकार का संसाधन है। संसाधन में हम लोग वर्गीकृत किए थे हर एक संसाधन को, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन। तो उसी तरह ये जो जल संसाधन है ये किस प्रकार का संसाधन है, ये बच्चों नवीकरणीय संसाधन है। किस तरह का, नवीकरणीय संसाधन, और उसमें भी ये चक्रीय नवीकरणीय संसाधन है। प्रश्न यहां से आता है कि जल किस प्रकार का संसाधन है, तो हम लोग लिखेंगे चक्रीय नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, कैसे देखते हो, बारिश होता है गर्मी के दिनों में, जल धरती का जल जो है वाष्पीकृत होकर आसमान वो बादल बनता है और बादल जो है फिर धरती पर आता है। तो वो जो बादल बन के बारिश धरती पर आया तो वो जल शुद्ध होकर धरती पर आ रहा है। जो गड्ढा गंदे पानी का, नाला का पानी सब वाष्पीकृत हो रहा है और वो जाकर फिर से नया वर्षा के रूप में जो बारिश हो रहा है तो क्या हुआ, पानी जो है, जल जो है वो शुद्ध हो गया, वो नवीन हो गया, नया बन गया, शुद्ध और अच्छा बन गया। इसलिए कहते हैं जल एक चक्रीय नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर बहुत बड़ा भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, इसलिए हम अगर जो अंतरिक्ष में जाएंगे और पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी हमें नीला ग्रह के रूप में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 71% कितना, 71% जो है ये इस पर जल है, पृथ्वी पर है।
और 29% 29% ही स्थल भाग है। तो जो 71% जल होने के कारण ब्रह्मांड से, अंतरिक्ष से पृथ्वी ब्लू रंग का दिखता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। प्रश्न यहां भी आता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी किस तरह का दिखता है, या पृथ्वी को और किस नाम से बुलाया जाता है। तो इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट के नाम से ही बुलाया जाता है। अब बात आती है कि पृथ्वी पर जो है जल कैसे कैसे मिलता है, जल कहां से उपलब्ध होता है, किस रूप में पाया जाता है। तो पृथ्वी पर जो जल है वो 4 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से रूप में, आइए देखते हैं। भूपृष्ठीय जल पृथ्वी के धरातल पर, स्थल खंड पर वहां पर मिलता है, नदी, झील, तालाब आदि के रूप में। ठीक है। उसके बाद भूमिगत जल, जमीन के नीचे जो जल प्राप्त होता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। जैसे हम लोग हैंड पंप लगाकर पानी निकाल लेते हैं। उसके बाद वायुमंडलीय जल, वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में जल प्राप्त होता है। जैसे हम लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ पर जल वाष्प के रूप में बहुत सारा जल है, बहुत महीनकण है, जो कि हम लोगों को नहीं दिखता है। ये हमें प्रत्यक्ष रूप से फायदा नहीं दे रहा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही इससे हम लोगों को फायदा होता है। ठीक है। उसके बाद महासागरीय जल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सागर महासागरों में 71% से अधिक जल है। ये जल नमकीन है, खारा है, इसका उपयोग हम लोग पीने के लिए नहीं कर सकते हैं। इससे कई एक प्रश्न बनते हैं इन पॉइंट से, जो कि हम बता चुके हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है, जल संसाधन के 2 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आया हुआ है कि जल संसाधन का 2 प्रमुख स्रोत कौन सा है। हमने आपको 4 स्रोत बताया है, इसमें से आप 2 लिख दीजिए जो हमारे महत्वपूर्ण, हमारे उपयोग के लिए है। इसका आंसर भी हम दे दिए हैं। जल संसाधन के 2 प्रमुख स्रोत हैं, भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल। भूपृष्ठीय जल यानी उसका उदाहरण भी लिख देंगे। भूपृष्ठीय जल में नदी, झील, तालाब इत्यादि से हमें जल प्राप्त होता है। भूमिगत जल में हमें कुएं एवं नलकूप से जल प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये इससे इतना ही प्रश्न बनता है। अगला जो है, इस टॉपिक से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। जल किस प्रकार का संसाधन है, बताइए। अभी हम लोग बात किए थे चक्रीय संसाधन, जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या अजैव संसाधन। अभी हम लोग देखें कि जल एक चक्रीय संसाधन है। दूसरा है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं। उजला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह या नीला ग्रह। इसको भी अभी हम लोग देखें, इसको हम लोग नीला ग्रह के नाम से बुलाते हैं। अब जो है, मनुष्य अपने दैनिक जीवन में मुख्य रूप से भूपृष्ठीय जल और भूमिगत जल का उपयोग करता है। हम लोग किस जल का उपयोग कर रहे हैं मुख्य रूप से? भूपृष्ठीय यानी नदी का, तालाब का, ये सब जल उपयोग कर रहे हैं। और भूमिगत जल यानी हैंड पंप लगाकर जमीन के अंदर से बोरिंग कर जमीन के अंदर से जल निकालकर उसका उपयोग कर रहे हैं। एक चित्र दिखा रहे हैं आपको। इस चित्र के माध्यम से हम समझा रहे हैं कि देखिए, जो बारिश, ये बादल है, यहां से बारिश हुआ, यहां से धरती पर ये नदी में जल गया, ये आपको झील में, छोटे जलाशयों में इत्यादि में गया और जाकर अंत में ये कहां गिर गया? महासागरों, समुद्र में जाकर मिल जाता है। यही जल जो है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं। और कुछ जल जो है यहां से वायुमंडल में भी चला जाता है, यहां से वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, जो कि फिर ये आपको बारिश करता है। ठीक है। उसके बाद भूमिगत जल में जो बारिश हुआ जल, यहाँ पर जो बारिश हुआ था जल, वो जल जो है जमीन के अंदर चला जाता है और नीचे में जो चट्टान है उसके बीच में जाकर फंस जाता है, रुक जाता है। और जो कि हम लोग बोरिंग करके या फिर हैंड पंप लगाकर इस जल का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है। जल संसाधन का वितरण में कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध, इस पिक्चर से इसको समझिए, इस पिक्चर से समझिए। ये पृथ्वी है हमारा, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में, पृथ्वी 2 गोलार्ध होता है। भूमध्य रेखा के नीचे जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, भूमध्य रेखा के ऊपर में उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो कहता है दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी के जल बहुत अधिक होने के कारण इसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको?
जलीय गोलार्ध कहा जाता है। ये जलीय गोलार्ध हो गया, लगभग 80% जो है यहाँ पर जल होता है। उसके बाद कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा का उत्तरी भाग है, ये उत्तरी गोलार्ध में ये जो है स्थल खंड की अधिक होती है, स्थल खंड की अधिकता होती है। मतलब इससे दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा देखोगे तो यहाँ पर स्थल खंड की अधिकता होती है, इसलिए इसको स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है? स्थलीय गोलार्ध या स्थल गोलार्ध कहा जा रहा है। इसको देखोगे उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का 40% भाग भी यहीं पर पाया जा रहा है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन है? एक दक्षिणी अमेरिका है और छोटा सा एक ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका महाद्वीप का कुछ भाग है और अंटार्कटिका है। तो ये करीब करीब 40% ही यहाँ पर स्थलखंड पाया जाता है, नहीं 20% ही स्थलखंड पाया जाता है। ठीक है, 40% स्थलखंड उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। उसका कहता है महासागरों का पानी कैसा है बच्चों? लवणीय, क्षारीय। क्या हमारे लिए उपयोग में आएगा? हम कहेंगे सर उस पानी को पी सकते हैं ना, उससे सिंचाई कर सकते हैं, तो हमारे उपयोग में कैसे आ सकता? नहीं, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ पीना, उपयोग करना ही नहीं, आर्थिक रूप से इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। देखिए इस चित्र के माध्यम से क्या है कि समुद्र में बहुत सारी मछलियां मिल रही है, बहुत सारी मछली है, समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु हैं। सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, वहां पर ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं जिससे मेडिसिन भी तैयार होता है। अनेक तरह का वनस्पति भी पाया जाता है यहाँ पर। ठीक है, वनस्पति से हमें मेडिसिन और अन्य चीजें प्राप्त होती है। यहाँ पर खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ, खनिज तेल भी यहीं पर मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है समुद्र हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल तो हमारे लिए पीने और अन्य कार्य के लिए महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये जो समुद्र है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्र के किनारे जो देखोगे मछुआरे रहते हैं, वो उनका जीवन चक्र इन्हीं यानी कि अर्थव्यवस्था उनका मछलियों से ही चलता है। वो बस सुबह उठते हैं, नाव लेकर चले जाते हैं समुद्र में, मछली वहां से निकालते हैं, फिर लाकर बाजार में बेचते हैं। यानी कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उनकी यहीं पर है। यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकता है बच्चों? यहां से पहला प्रश्न बनेगा, पहले तो इसमें देखेंगे कि दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहा जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध को क्या कहते हैं? जलीय गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है? स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। उसके बाद यह भी प्रश्न बन सकता है कि महासागर का पानी खारा है, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है? जी हाँ, महासागर का पानी खारा, समुद्र का पानी खारा होने के बाद भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को यह मजबूत करता है। तो ये सभी प्रश्न यहाँ से बनते हैं, निकल के आते हैं। ठीक है, अगला जो है कि विश्व के कुल मीठा जल, मृदा मीन्स मीठा जल, मीठे जल का जो है 75% भाग, विश्व का जो 75% मीठा जल है वो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। ठीक है, अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में और जो है अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में, हाँ जैसे हिमालय जैसे पर्वतीय क्षेत्र हो गए, एंडीज जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ये बर्फ के रूप में जमे हैं। लेकिन मात्र 25% भूमिगत जल जो है, 25% भूमिगत जल जो है, मीठा जल की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 25% भूमिगत जल जो भूमि पर जो है वो जल पाया जाता है, मीठा जल। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न क्या बन रहा है? जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? प्रश्न यहां पर ये है, क्वेश्चन ये अक्सर पूछता है कि महासागरों में जल का कितना, जो खारा या मीठा पानी सबको मिला दें तो जल का कितना प्रतिशत भाग वो महासागरों में निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96.5%। इसका आंसर क्या हो गया? 96.5%। इसे याद रखेंगे हम लोग। और मात्र 2.5% ही जल मीठा है पूरे विश्व में। ठीक है, अगला को ये है, देखेंगे बिंदु, भारत में जल संसाधन का वितरण अपर्याप्त है। मैंने कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं कम है।
तो अपर्याप्त है। लेकिन जो भारत में वितरण है पूरे विश्व का देखेंगे तो विश्व का लगभग 17.5%, 17.6% जनसंख्या भारत में निवास करता है, जबकि मीठे पानी का क्वांटिटी जो है भारत में मात्र 4% प्राप्त होता है। अब सोचिए जनसंख्या इतना ज्यादा और मीठा पानी शुद्ध जल जो है वो मात्र 4% है। तो इससे क्या प्रश्न बनता है एग्जाम में? इससे यह प्रश्न बनता है कि भारत में उपलब्ध स्वच्छ जल विश्व का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? वो 4% है। अगला जो बिंदु है, भारत में जल की प्राप्ति प्रति वर्ष कितना होती है? बारिश से करीब 4000 घन किलोमीटर जल वर्षण से प्राप्त हो रहा है, जबकि पृष्ठीय जल में 1869 घन किलोमीटर प्राप्त होता है। इससे क्या सवाल बनता है? इस बिंदु से सवाल बनता है कि भारत में प्रति वर्ष कितना जल वर्षण से प्राप्त होता है? तो कितना प्राप्त होता है? 4000 घन किलोमीटर। ठीक है। अगला जो बिंदु है, कुल भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग देश के 3 बड़ी नदियों से प्रवाहित होती है, यानी 75% भाग कहां से प्रवाहित हो रही है? 75 से कम, 75 से कम, 2/3 बोल रहा है, तो 2/3 मतलब हो गया आपको 66%, है ना। तो वो भाग कहां से किस नदियों से प्रवाहित हो रही है? तो वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन कौन है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। बाकी 1/3 जो है अन्य नदियों में जल प्रवाहित होती है। ठीक है। यहां कौन सा प्रश्न बनता है? यहां प्रश्न बन रहा है कि भारत में भूपृष्ठीय जल का लगभग 2/3 भाग किन नदियों में प्रवाहित होती है? तो कौन कौन नदी है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, जल संसाधन का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है। यह कहता है भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ते जा रही है। ठीक है। जल संसाधन का उपयोग हम लोग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जनसंख्या, मानव जनसंख्या कर रहा है ना। तो जनसंख्या क्या हो रहा है? तीव्र गति से बढ़ते जा रहा है। जनसंख्या के तीव्र गति से बढ़ने से क्या हो रहा है? जल का मांग, हर एक इंसान को चाहिए जल, है ना। सुबह का नित्य क्रिया, सुबह उठना है, ब्रश से लेके शाम तक जो है पानी पानी। अगर जो जल औसत से अधिक हो गया तो भी जीवन समाप्त है, औसत से कम हो गया तो भी जीवन समाप्त है ना। वो सभी जीव जंतु, खासकर स्थल खंड पर रहने वाले जीव जंतुओं की हम लोग बात करेंगे तो जल नहीं मिलेगा तो वो समाप्त हो जाएंगे, जीव जंतु और पेड़ पौधे जो स्थल खंड पे पाए जाते हैं। ठीक है। जल के अंदर की हम बात नहीं कर रहे हैं। जल के अंदर भी जो जीव जंतु और ये है वो भी समाप्त हो जाएगा यदि जल नहीं मिलेगा तो। अगर जो जल की मात्रा बढ़ जाएगा तो भी जीव जंतु और पेड़ पौधे स्थल खंड वाले तो समाप्त हो ही जाएंगे। ठीक है। और जलीय जीव बच जाएंगे। तो वही कह रहा है कि जनसंख्या के बढ़ने से तीव्र गति से इसका मांग भी जल का बढ़ते जा रहा है। तो मांग जो बढ़ते जा रहा है तो कहां कहां बढ़ रहा है? पेयजल में, सिंचाई में। सबसे ज्यादा जल सिंचाई में ही उपयोग होता है। ठीक है। उद्योगों में बहुत जगह इसका डिमांड है। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग इत्यादि में। जल विद्युत निर्माण में भी, जल विद्युत निर्माण में भी, हाइडल पावर जहां से बिजली का निर्माण होकर आ रहा है, उसके बाद परमाणु संयंत्र शीतलन में भी, मत्स्य पालन में भी, जल कृषि में भी, वानिकी, जल क्रीड़ा इत्यादि कार्यों में क्या हो रहा है? जल का मांग बढ़ते जा रहा है। इस पिक्चर में भी हम लोग देख रहे हैं पीने का काम, जल को घरेलू कार्यों के लिए, उसका जल विद्युत के लिए डैम बनाकर जो हम लोग जल विद्युत का निर्माण कर रहे हैं, उसके बाद परमाणु संयंत्र में, उद्योगों में, इंडस्ट्री में, सिंचाई के लिए तो जान ही रहे कि सबसे ज्यादा जल का उपयोग हो रहा है। उसके बाद जल कृषि, वानिकी और जल क्रीड़ा। बहुत लोग घूमने जाते हैं, बोटिंग करते हैं, तैरने का शौकीन होते हैं, इत्यादि में भी जल का कार्य हो रहा है। जल के बिना जीवन की कल्याण नहीं की जा सकती, अतः जल का संरक्षण, सतत उपयोग हम सभी की जिम्मेवारी है। यानी कि जल को हम लोग सतत रूप से उपयोग करेंगे और उसको बचाएंगे। अगला जो प्रश्न इस बिंदु से निकल के आ रहा है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखें। बस इसका क्या उपयोग है यहां से लिख दीजिए उठाकर। ये सारा तो हम बता चुके हैं। पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग इत्यादि के लिए जल का कार्य किया जाता है या जल महत्वपूर्ण है।
आइए जो सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक में अभी है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, ठीक है, मल्टीपल रिवर वैली प्रोजेक्ट। इसमें जो है बहुत सारे प्रश्न, अधिकांश प्रश्न इससे आते हैं। तो पहला प्रश्न जो है, भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, इससे क्या क्या लाभ है, ठीक है, भारत की बात कर रहा है, ठीक है, भारत में जो है क्या क्या है इसका लाभ है। या फिर ऐसे ही पूछ सकता है, भारत हटा दीजिएगा तो यह भी पूछ सकता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसका आंसर एक ही होगा, तो इसका आंसर भी हम लिख दिए हैं, देख लीजिए। ऐसी नदी घाटी परियोजना जिससे अनेक उद्देश्यों को हम लोग प्राप्त करते हैं। कोई भी नदी घाटी परियोजना तभी बनाया जा रहा है वहां पर अगर उस नदी के द्वारा बाढ़ आ रहा है, अगर उस क्षेत्र में बाढ़ आ रहा है उस नदी के द्वारा, तो सबसे पहले वहां पर बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला लाभ बाढ़ से छुटकारा, दूसरा सिंचाई, पेयजल की प्राप्ति, औद्योगिक जलापूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, पर्यटन, परिवहन, मृदा अपरदन, पर्यावरण संरक्षण, बहुत सारे इसके उपयोग हैं। इसलिए तो कहा गया, इसको कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। देखिए इस चित्र में भी हम लोग दिखा दिए हैं, चित्र को भी हम लोग देख के समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र में बाढ़ आ रहा था इस नदी से, एक यहाँ पर डैम बना दिया गया, बांध बना दिया गया, यहाँ पर बाढ़ नियंत्रण हो गया, ठीक है। सिंचाई का कार्य, यहाँ से क्या किए, बहुत सारे नहर निकाल दिए गए, इधर से नहर निकाल दिया गया होगा, इधर से नहर निकाल दिया गया होगा, तो यह नहर जो है दूर दूर तक फैल कर वहां के खेतों को सिंचित कर रहा है, तो सिंचाई का कार्य हो गया। और यहाँ से पेयजल के लिए भी पानी घर पे सप्लाई होता है, फिर इंडस्ट्री के लिए भी यहाँ से जल प्राप्त किया जाता है, जल विद्युत उत्पादन, यहाँ जहाँ डैम बना वहां पर जल विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। फिर मत्स्य पालन तो होगा ही, जहां पानी जल है वहां पर जीव जंतु, जलीय जीव जंतु होंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा हम लोग मत्स्य पालन शुरू करते हैं। और जहां पर ये बन जाता है डैम, ये झील, वहां पर पर्यटन का बहुत खूबसूरत स्थल बन जाता है, तो यहाँ पर पर्यटन का भी कार्य होने लगता है। यही है। उसके बाद उदाहरण में भी जरूर लिखिएगा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं। ये लिखने के बाद उदाहरण जरूर दीजिएगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ये सभी भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, ठीक है। इनको जरूर आप लिखिएगा, अवश्य लिखिएगा। उसके बाद कहता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस प्रकार का, ये जो प्रश्न है अलग है, ठीक है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस प्रकार लाभदायक है, यह भी बताएं कि वह किस प्रकार हानि पहुंचाता है, हानिकारक भी है। ऐसा नहीं है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नुकसान नहीं, बहुत नुकसान है इसका भी, लेकिन इसका लाभ सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। लाभ तो हम लोग देख ही चुके हैं, ये जो पिछला स्लाइड में हम लोग देखें, ये यहाँ पर हम लोग लाभ ही देखे थे, ठीक है। इससे क्या क्या लाभ होता है ये तो हम लोग देख ही लिए थे कि बाढ़ में नियंत्रण, सिंचाई, पेयजल प्राप्ति, उद्योग के लिए जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, पर्यटन, ये सब लाभ में ही आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहता है इसके लाभ के साथ साथ इसका हानि बताइए, तो इसका अब हानि हम लोग देख लेते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की हानि क्या क्या है। हानि क्या होगा, अगर जो कहीं पर आप बांध बना दीजिएगा, नदी बह रहा है अपने स्थान से और बांध बनाकर उसके पानी को रोकिएगा, तो पानी क्या रुक तो जाएगा, लेकिन पानी अपना विस्तार चारों तरफ फैलाएगा, है ना। जो नदी आपको कम चौड़ा था, अब उसकी चौड़ाई बढ़ गई, तो जब बढ़ गई तो उसके आसपास के गांव में वो नदी का पानी प्रवेश कर जाता है और वहां से क्या होता है, लोगों का विस्थापन शुरू हो जाता है। ये देखिए, लोग अपने अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह विस्थापित हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा नुकसान है कि लोग वहां से विस्थापित हो गए। अब जहां पर पानी घुसेगा वहां का पेड़ पौधा जो है अधिक पानी होने के कारण समाप्त होने लगेगा, या पेड़ पौधे की कटाई भी की जाती है डैम बनाने के लिए। उसके बाद पर्यावरण नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, मछली जो है बहुत ज्यादा पानी रहने के कारण या गाद जमने के कारण मछली को भोजन नहीं प्राप्त होता है। नदी चलता है तो अपने साथ बहुत सारा गाद लेकर चलता है, बालू, सिल्ट इत्यादि लेकर चलता है, तो अब उसको रोक दिया गया, तो जो लाया सिल्ट वगैरह वो तो वहीं पर जमने लगा, जिसके कारण जो है मछलियों का चारा या जलीय जीवों का चारा समाप्त होने लगता है।
या उसके प्रजनन करने की जो स्थान होता है वो समाप्त होने लगता है, तो वो भी एक नुकसान है। उसके बाद जो है खेतों में जो जल चला जाता है तो वहां पर खेत जो है लवणीय क्षारीय लवणीय हो जाता है, खेत का जो ये हो जाता है, खेतों में जो समस्या उत्पन्न होती है लवणीयता की हो जाती है ना। और जो जहां पर डैम बनाए उसके दूसरे तरफ जो है नदी का प्रवाह जो है वो रुक जाता है, कम हो जाता है, वहां पर जल का धारा कम हो जाता है, जिसके कारण भी वहां पर समस्या उत्पन्न होती है। दूसरे तरफ नदी का पानी कम होने लगता है, या कहोगे निचले उसमें जो है गाद वहां पर जमने लगता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में होने वाले मुख्य लाभ तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो नुकसान में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, लेकिन ये जो है विस्थापन बहुत बड़ा नुकसान है, या फिर जल भराव या लवणीयता खेतों में ये बहुत बड़ा नुकसान है, या पेड़ का कटना, या मछलियों का जो है पर्यावरणीय नुकसान इत्यादि, जलीय जीव का, मछली ही नहीं स्पेशल कहेंगे, जलीय जीव का नुकसान यहाँ पर हो जाता है। भारत में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना, भारत का कुछ न बहुउद्देशीय परियोजना है, इसके विषय में हम लोग को जानना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पर बनी है, यही पूछता है सीधे, किस नदी पर बनी है, तो सतलज नदी पर बनी है। कहाँ बनी है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मध्य में बना हुआ है, ठीक है। इससे क्या क्या, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सिंचाई, जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण। कोई भी परियोजना आ जाए, जल विद्युत नदी घाटी परियोजना, वहां पर बाढ़ अवश्य लिखिए, वहां पर आप जल विद्युत उत्पादन अवश्य लिखिए, पेयजल की आपूर्ति और सिंचाई ये सब लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है, प्रश्न पूछेगा, किस नदी पर, तो महानदी पर। कहां बना हुआ है, तो ओडिशा में बना हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, बाढ़, सिंचाई, जल विद्युत, मत्स्य पालन इत्यादि, है ना। उसके बाद जो है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना कहाँ है, दामोदर घाटी को, दामोदर घाटी दामोदर नदी पर ही बना हुआ है, तो दामोदर नदी को कभी बंगाल का शोक कहा जाता था, ठीक है, ये याद रखिएगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल का समेकित योजना है ये। बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत, सिंचाई, उद्योग इत्यादि यही कार्य है इसका भी, ठीक है। अगला जो बिंदु है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं। भारत में हाल के वर्षों में इसके निर्माण का विरोध किया गया है, क्यों, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था मेधा पाटकर के द्वारा, आपको याद होगा, है ना। तो ये सब आपको जानना चाहिए। ये तो आप लिख देंगे, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किसे कहते हैं, ऐसी नदी घाटी परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, बाढ़, सिंचाई इत्यादि, हम लोग अभी बात करते आ रहे हैं। लेकिन ये वाला बिंदु, हाल के वर्षों में निर्माण के इसका विरोध हुआ, क्यों विरोध हुआ है, क्योंकि हाल के वर्षों में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के निर्माण में विरोध के कारण है पर्यावरण क्षति, लोगों का विस्थापन इत्यादि। इसका प्रमुख उदाहरण है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के माध्यम से नर्मदा नदी पर बनने वाले बड़े बांधों, विशेषकर सरदार सरोवर बांध के कारण डूबे क्षेत्रों में होने वाले गांवों के लोगों का विस्थापन, उचित पुनर्वास, पर्यावरण में होने वाली नुकसान का विरोध किया गया था, ठीक है। मेधा पाटेकर का चित्र भी है, ये चित्र के माध्यम से देख लेंगे। यह है मेधा पाटेकर महोदय, ये अपना सारा जीवन नर्मदा बचाओ आंदोलन में लगा दी। इनके साथ बाबा आमटे भी थे, ठीक है, ये हमें जानना चाहिए। नर्मदा बचाओ उसी का आंसर भी है अगला पार्ट का। इसलिए कहा जा सकता है कि नदी घाटी परियोजना विकास के लिए उपयोगी होने के बावजूद स्थानीय लोगों, जनजातियों, प्राकृतिक पर्यावरण को नकारात्मक प्रभाव छोड़ता। मतलब कि ये जो है फायदा तो है नदी घाटी परियोजना का, उसके अलावा इसमें इसका बहुत सारा नुकसान भी है ना। नुकसान क्या क्या है अभी हम लोग देख चुके हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन कौन आंदोलनकारी जुड़े हुए थे, मेधा पाटकर और बाबा आमटे। ये प्रश्न में आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन आंदोलनकारी जुड़े हुए थे या समाज सेवी जुड़े हुए थे, तो मेधा पाटकर। कुछ अभ्यास प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, बताइए। पंडित नेहरू,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी? इसका आंसर है पंडित नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश के बांध जो है भारत का मंदिर, बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो है ये भारत का मंदिर है। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी से संबंधित है? अभी हम लोग देखें सरदार सरोवर बांध किस नदी से संबंधित है? ये आपका नर्मदा नदी से है। नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से जुड़ा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा, सरस्वती, चंबल और हीराकुंड। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, इसका जो है आंसर हो जाएगा हीराकुंड और तुंगभद्रा। सॉरी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध हीराकुंड, टिहरी, रिहांद, भाखड़ा नांगल बांध। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? गोदावरी, महानदी, दामोदर, सतलज। महानदी। ठीक है, तो ये सभी आंसर हैं, क्वेश्चन है, उसके आंसर दे दिए हैं। विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भाग भारत में उपलब्ध है? जल संसाधन का कुल कितना प्रतिशत भाग है? तो 4% है। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? हम लोग बताएं कि सिंचाई में सबसे अधिक इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं, इसको आप होमवर्क के रूप में है, आप इसको बना लीजिएगा। नदी घाट, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत है, नदी घाटी परियोजना, ये वाला काट दीजिए। ठीक है, अब हो गया। नदी घाटी परियोजना के किन्हीं 2 लाभों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उसका क्या क्या लाभ है? बाढ़, सिंचाई इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में जो नदी है उसका प्रदूषण, उसका कारण क्या क्या है, उसका वर्णन कीजिए। ठीक है, ये इत्यादि क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। और आज का क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस क्लास से पूर्णतः लाभान्वित होंगे और अधिक से अधिक पढ़ाई करें। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।